आने वाले अगले 10 साल आयुर्वेद को ही बिलोंग करते हैं। 10 साल के बाद जो पूरी दुनिया का मेडिकल प्रोफेशन का जो सिनेरियो है वो आप देखेंगे, वो चेंज होगा। और 10 साल कोई ज्यादा नहीं होते, यूं बीत जाते हैं फटाफट से। अगर आप फिटकरी लगा लो तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हाँ जी, ब्लीडिंग बंद करने के लिए तो बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। अच्छा। जैसे फिटकरी है, जैसे हम लोग लीच लगाते हैं तो उसको जब वो निकालती है तो उसके बाद हम उसके ऊपर फिटकरी डाल देते हैं, वो अपने आप से खून बंद हो जाता है। इतने गुण हैं आयुर्वेद में, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, फिर लोग एलोपैथी के पीछे क्यों भागते हैं? अपना पैसा भी पानी के तरीके से बहाते हैं। उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, कसूर हमारे लॉज का है। हमें क्या पढ़ाया जाता है, वो सारे बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं जो एलोपैथी को समझाने के लिए जरूरी है। तो जो चीज हमें सुनने को मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, जिस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे हमें लगेगा कि यही सच है। अच्छा, कई बार हमें छींक आ रही होती है। हाँ, तो हम छींक रोक देते हैं। हाँ। अब छींक आ क्यों रही है? छींक इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ ऐसा नाक में गया जो सही नहीं है बॉडी के लिए, तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा। हमारा जो नेजल म्यूकोजा है अंदर का, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। ऐसे तो कुछ भी चला जाएगा ना। कि ऐसा क्या करें वो कि जो एलोपैथी से दूर होके आयुर्वेद के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये बहुत सस्ती दवाई भी है। आयुर्वेद की दवाइयां, जो दवाइयां की बात करते हैं, जिसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बेचने के लिए किया जाता है, तो उसका एक प्राइस रहता ही है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे किचन में रहती है, वो भी दवाइयों का ही काम करती है, जिसको हम मसाले बोलते हैं, है ना। तो उन मसालों का इस्तेमाल करना कैसे करना है, वो तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनको हमसे ज्यादा अच्छे से पता है। तो हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए, अगर वो फिट रहना चाहते हैं तो अपने दिनचर्या में वो 3 चीजें ऐसी कौन सी शामिल करें जिससे वो फिट रहे, तंदुरुस्त रहे? सबसे पहले तो अपने सोने और उठने के समय को, इसको ठीक कीजिए। अपने भोजन के समय को ठीक करना, दिन में हमें 2 ही बार भोजन करना चाहिए। और तीसरी चीज जो मैं सबको कहना चाहूंगी वो ये है कि व्यायाम, एक्सरसाइज जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत कुमार त्रिवेदी, आपका दोस्त और होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल है मोटिवेशन और फिनांस रिलेटेड। आपको फिनांस और मोटिवेशन रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियोस बहुत मिलेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ नया करने का सोचा है। हमने एक पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज जिस मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे, और वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। इसलिए इस पॉडकास्ट का एक लम्हा भी मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, और ये मेरा यकीन मानिए कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अनु भारद्वाज। हम इनको डॉक्टर भी बोल सकते हैं, हम इनको वैद्य भी बोल सकते हैं, तो ये हम लोगों की चॉइस है, हम इनको किस नाम से पुकारते हैं। तो अनु जी को करीब 27 साल का एक्सपीरियंस है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे कंट्रीज में, स्पेशली यूएसए में पेशेंट को ठीक करती आई हैं, और ये फ्रिक्वेंटली विजिट करती रहती वहां पे। तो ये बहुत लोगों की मदद कर रही हैं। अगर आपको इससे भरपूर फायदा उठाना है तो बने रहिए हमारे साथ, और शुरू करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं जो अभी तक उन्होंने किसी भी चैनल पे ना सुना हो। वो भी कहें डॉक्टर अनु ने कुछ हमें ऐसा सिखाया है, वास्तव में हमने सोचा नहीं था। तो और दर्शकों में आपको एक बात और बता दूं, जो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है करीब 27 साल का, इसमें इन्होंने बहुत सारी लोगों की सेवाएं की हैं। ये अभी रिसेंटली पंजाब में जो फ्लड आई है वहां पे भी होके आई हैं। वहां पे लोगों की कितनी बुरी हालत है हम सब न्यूज में देख रहे हैं, तो वहां पे डॉक्टर साहब ने लोगों की बहुत मदद करी है। तो ये एक मसीहा है, वैसे भी हम लोग कहते ही हैं डॉक्टर भगवान के समान होता है, तो वास्तव में इन्होंने इस कहावत को प्रूफ किया है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप इस फील्ड में आई कैसे, आप आयुर्वेद से कैसे जुड़ी? नमस्कार त्रिवेदी जी। नमस्कार। और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैंने पहले तो धन्यवाद जो आपने मेरा परिचय दिया। मुझे लगता नहीं कि मैं इतने बड़े परिचय की हकदार हूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आयुर्वेद में बाई चांस आ गई, सत्य ही बोलूंगी मैं क्योंकि जिस समय में हमने 10th किया, उस समय में क्या था कि अगर कोई लड़की इंटेलिजेंट है तो उसको डॉक्टर बनना है, ऐसा माना जाता था, और लड़का इंटेलिजेंट है तो वो इंजीनियर बनेगा, यही एक रूल था। तो कुछ कुछ अपवाद थे
उसमें, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता था। तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर साहब हमारी पंजाब से बिलोंग करती हैं, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? जी हाँ। तो थोड़ा अपना घर का माहौल भी बताइए, आपके पापा, आपके घर में आपके भाई बहन वगैरह, उनके बारे में बताइए। मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे जलंधर में, और मेरे माताजी जो थे वो टीचर थे, और हम 4 भाई बहन हैं। और मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया था जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उस दौरान, लेकिन जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरी पर्सनालिटी है, उसको शेप करने में उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने हमें जिस तरह से बड़ा किया, और जिस तरह से आज हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, बहुत फ्रीडम देके उनकी थॉट प्रोसेस को हम लोग जो है खुलने का मौका देते हैं। उनको हम बोलते हैं कि वो डिसीजंस लें, वो बात करें, उनसे हम डिस्कशंस करते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा ही था। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि हम हर विषय पर चर्चा करते थे, घर की बात से लेकर समाज में कैसे रहना है, पढ़ना कैसे है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक हमारे घर में डिस्कस होती थी। तो उस माहौल में मैं पल के बड़ी हुई हूँ। और लेकिन ऐसा था कि पढ़ने में अच्छे थे, और उस वजह से 10th में टॉप कर लिए, स्टेट में बड़ा अच्छा रैंक था, पंजाब में ही। जी हाँ। तो उस वजह से क्या हुआ कि, और मेरी एक सहेली थी, डॉक्टर हरप्रीत है, विंकी मैं उसको बोलती हूँ, वो मेरी बचपन की सखी है। तो 6ठी से लेके हम एक साथ पढ़े हैं। उनके प्रेशर में आकर मेरे को मेडिकल लेना पड़ा। ये सत्य है, मैं मैथ्स पढ़ने वाली बंदी थी। मैं मैथ्स, इकोनॉमिक्स, आज भी मुझे यही सब्जेक्ट प्रिय हैं। मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा। मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था। यही सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने में मुझे लगता था कि मैं इनसे रिलेट कर पाती हूँ। तो साइंस पढ़ना ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं और कुछ तो पढ़ना ही है, पढ़ लेते हैं। तो शुरू हो गए, पढ़ लिए। और मैं लेकिन इस बात में बहुत ही खुश हूँ, और मैं ऊपर वाले की बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस फील्ड में आई। क्योंकि ये फील्ड, उसने मुझे, ईश्वर ने हमें उस फील्ड में पहले ही भेज दिया जिसमें पूरा फ्यूचर आने वाला है। अच्छा। पूरे फ्यूचर में पूरी दुनिया के लोग इसी में आने वाले हैं। तो हमें बहुत साल पहले ही भगवान ने इस फील्ड में भेज दिया। तो आप ये कहना चाह रही हैं, आने वाला समय या आने वाले अगले 10 साल आयुर्वेद को ही बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। 10 साल के बाद जो पूरी दुनिया का मेडिकल प्रोफेशन का जो सिनेरियो है वो आप देखेंगे, वो चेंज होगा। और 10 साल कोई ज्यादा नहीं होते, यूं बीत जाते हैं फटाफट से। हम रहें चाहे ना रहें, लेकिन ये पॉडकास्ट तो रहने वाला है। तो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, वो लोग 10 साल बाद इस बात को याद कीजिएगा कि मैंने ये वाली बात बोली थी। कि क्योंकि हम जब इधर उधर ट्रेवल करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस हद तक परेशान है सो कॉल्ड कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, जो कुछ भी हो रहा है उससे, और वो ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशंस। और जो ये महामारी फैली, उसकी वजह से लोगों का जो दिमाग है वो खुल गया, और उनको समझ में आया कि वो क्या गलती कर रहे हैं। और उनको ये पता चला कि इस दौरान कौन सी ऐसी पैथीज थी जिन्होंने बिना दवाइयों, बिना फार्मेसीज के भी लोगों की हेल्प की, और किस तरह से इस बारे में लोग जागरूक हुए कि हमें जीना कैसे है, हमें रसोई में क्या चीजें लेकर आनी है, हमें अपने भोजन में क्या तब्दीली लेकर आनी है, हमें अपने दिनचर्या में क्या तब्दीली लेकर आनी है। तो ये सारे जो विषयों पे लोग बहुत ज्यादा सोचने लग गए। योग का तो पहले ही काफी प्रचार हो गया पूरे विश्व भर में। बाबा रामदेव ने किया, हमारी सरकार ने भी किया, मोदी जी ने भी किया, जो भी सबके कलेक्टिव एफर्ट्स से। 21 जून तो एक डेडिकेटेड डे हो गया है उसके लिए, डे हो गया, लेकिन वो हमें इतना पता है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है उस सारे इसके प्रचार प्रसार का, जिसमें बहुत लोग लगे हैं। केवल ये 2 नाम नहीं है, उसमें जो लोग ग्राउंड लेवल पे, जिन्होंने एक एक दिन मेहनत करके और लोगों को जोड़ा है योग के साथ। पूरे अमेरिका में आप जाके देखिए, लोगों को कुछ आता हो ना आता हो, उनको योग जरूर आता है। अच्छा। हाँ, आम पब्लिक को, सबको योग आता है, योग के बारे में पता है। कोई अलग अलग योग की जो पद्धतियां हैं, वो सब पद्धतियों को लोग जानते हैं। तो जो जिस पद्धति से वो कनेक्ट कर पाते हैं, उसी पद्धति से वो योग करते हैं। तो ये जो है हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, जो हमारा जीवन शैली है, उसकी ये ताकत है। तो आने वाला समय पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, हमारे देश की तरफ देख रही है, हमारे आयुर्वेद की तरफ देख रही है। और वो समझते हैं ऐसे। मैं जब जिन लोगों से मिलती हूँ, जब बाहर जाती हूँ, हालांकि अच्छी बात नहीं है जो मैं बताने लगी हूँ कि वो लोग ये समझते हैं कि हमारे देश में सारे हॉस्पिटल जो है वो आयुर्वेद के हॉस्पिटल है। अच्छा। हाँ,
और उनको ऐसे लगता है कि हम सब बड़े सीजनल डाइट खाते हैं, एकदम सीजन के हिसाब से खाते हैं और अपनी वात पित्त कफ के हिसाब से खाते हैं। वो लोग जानते हैं वात पित्त कफ को। अच्छा। वो आके पहले ही बताएंगे आई एम अ वाता, आई एम अ पित्ता, ऐसे करके बोलेंगे। और मुझे वो जानना चाहते हैं कि उस हिसाब से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से करके जो दुनिया है वो पढ़ती है और पढ़ाया जा रहा है वहां आयुर्वेद। कई देशों में स्कूलों में चैप्टर डाल दिए गए, जैसे कि मॉरिशस, तो चैप्टर डाल दिए गए आयुर्वेद के। अभी हमारे देश में ये हुआ नहीं है, और हमारी वहां इतनी रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि हम इस देश से वहां जा रहे हैं और हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आने वाला समय जो है आयुर्वेद का ही है। मैं चाहे बाई चांस आई इसमें, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आयुर्वेद ने मुझे चुना। भगवान ने जो आपको फील्ड चूज कराई है बिल्कुल परफेक्ट कराई है। कुछ भी गलत नहीं होता, आपको जहां होना चाहिए वहीं आपको पहुंचाया जाता है। अच्छा डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा, कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी बीमारी होती, सर दर्द हो रहा है, एलोपैथी में जाते हैं, तुरंत एक सेडान या कोई और टैबलेट ले ली और सर दर्द हमारा ठीक हो गया। लेकिन शायद हमारा ये मिथ है, भ्रम है कि ऐसी दवाई आयुर्वेद में एग्जिस्ट नहीं करती जो तुरंत हमारा सर दर्द ठीक कर दे। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ऐसा है कि थोड़ी देर पहले ही कोई मुझसे वो दवाई ले गई, मेरे पास में थी, जिसको सूंघने भर से सिर दर्द ठीक हो जाता है। हाँ, तो वो आयुर्वेद की ही दवाई है। अच्छा। और उसमें आप कोई भी तीखी स्मेल को सूंघ लेंगे, अगर आपके बहुत तेज दर्द हो रहा है सिर में, तो ये अब हम लोग ब्लेम करते हैं कि लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं। हम भी उन्हीं लोगों का हिस्सा है, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे कि घर में देखा जो देखेंगे वही सीखेंगे ना। तो अगर हम अपने बच्चों को आज गोलियां दे रहे हैं तो हमारे बच्चे भी कल को गोलियां खाएंगे। मेरे 2 बेटे हैं, वो एक बेटा यहाँ है, एक अमेरिका में रहता है। अच्छा। तो दोनों बच्चों के पास अगर अभी भी आप फोन करके पूछेंगे तो उनके पास एलोपैथी की दवाइयां नहीं होती हैं। अच्छा। उनके पास आयुर्वेद की दवाइयां होती हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्हीं को देखा, उनको नाम याद है सबके। अच्छा। हाँ, वो खड़े होके बता सकते हैं कि ये दवाई किस चीज के लिए है। और दूसरा एक इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि एलोपैथी की जो दवाइयां होती है थोड़ी महंगी होती हैं, और ये हमारे किचन में सारी दवाइयां लगभग मिल जाती हैं। जैसे फिटकरी की बात करें, हींग, आप जो हींग की बात कर लीजिए, आप हल्दी की बात कर लीजिए, तेल की बात कर लीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना देना चाहूंगा। जब मैं छोटा था तो मैं अपने बड़े भाई को, अपने पापा को सेव करते हुए देखता था, और उन्हें देखता था वो फिटकरी लगाते थे। तो मुझे लगता था ये क्यों लगा रहे, इससे क्या ही होता होगा, है ना। जब मैं बड़ा हुआ, मेरी सेव निकली, तो मैंने जो है आफ्टर सेव लोशन लगाना मार्केट से महंगे महंगे खरीद के स्टार्ट किया लगाना। तो जब मैं बड़ा हुआ, मार्केट से मैंने महंगे महंगे आफ्टर सेव लोशन लेके लगाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैं लोगों से मिला, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, और आप जैसे डॉक्टर से मिला मैं, तो मुझे पता चला कि फिटकरी वास्तव में बहुत ही फायदेमंद है। अब मेरे सारे आफ्टर सेव लोशन भाड़ में गए, या हम यूं कह लें मैं उसको यूज नहीं करता, पड़े हुए मेरी अलमीरा में। अब मैं फिटकरी ही यूज करता हूं। और ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा टूथपेस्ट के बारे में। कहते हैं कि ये जो टूथपेस्ट बना हुआ है, एक तो इतना महंगा है, दूसरा जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनकी हड्डियों से बनता है। तो जरा सोचिए आप, अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूं तो मैं ये क्या यूज कर रहा हूं। तो इसका एक हमारे आयुर्वेद में जो डॉक्टर साहब इसकी पुष्टि करेंगी, आयुर्वेद में एक आप बहुत इजीली पेस्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए और थोड़ी सी हल्दी लीजिए, तीनों को मिक्स कर लीजिए, और फिर जो आप उससे पेस्ट करेंगे ना, तो आपके दांत एकदम मोतियों जैसे चमकेंगे। जो शायद हम पहले एक एडवर्टीजमेंट भी देखते थे कि राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, तो शायद ऐसा आपके साथ भी होगा। तो डॉक्टर साहब जरा इसके बारे में मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को, क्या मैं सच कह रहा हूं? देखिए कि जितनी बात आपने अभी करी कि आपने आफ्टर शेव लोशन यूज करना बंद कर दिया, आपने टूथपेस्ट यूज करना बंद कर दिया, जो लोग हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी के पास में कोई ट्यूब है, कोई क्रीम है या कुछ है, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे थोड़ा सा दिखाएं, अगर आपके पास है। देखिएगा कि अगर मिलती है तो मुझे दिखाइए। देखिए, अगर किसी के पर्स में कोई भी ट्यूब है, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो क्रीम की हो, कुछ भी, तो इससे मैं आपको आगे की बात बताऊंगी। तो एक मेरा वीडियो था टूथपेस्ट के बारे में, जिसमें टूथपेस्ट या कोई भी जो ट्यूब्स रहते हैं उनको हमने कैसे पहचानना है उसके बारे में था। तो वो काफी लोगों ने उसको देखा और प्रशंसा की। एक्चुअली ये क्या है, हर एक चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, जो ट्यूब्स में या किसी भी चीजों में पैक होके हमारे पास आ रही है, उन सब में केमिकल्स हैं।
तो वो केमिकल्स, अब आपने आफ्टर शेव लोशन लगाया, वो गीला रहा होगा, लेकिन वो तुरंत कहाँ चला गया? अगर वो उड़ गया तो उसको लगाने का क्या फायदा था? बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया होगा, वो अब्सॉर्ब कर लिया। अगर आपने कोई क्रीम लगाई, वो कहाँ गई? बॉडी ने अब्सॉर्ब कर ली, तुरंत अब्सॉर्ब कर ली, तुरंत। तो वो कहाँ गई? बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो वो है क्या? केमिकल्स है। समझ रहे हैं जी। और फिर लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी हम तो वेजिटेरियन है, हम तो बाहर का खाना नहीं खाते, फिर भी हमें कैंसर क्यों हो गया? तो जो कैंसर होने के कारणों में एक कारण ये है, जो हम ये तरह तरह के जो ये है क्रीम्स है, वो हम यूज करते हैं। ठीक है। तो जो भी ट्यूब आपके पास रहते हैं, खास करके जो जैसे टूथपेस्ट आपने बताया, जिसको सुबह उठते ही हम लोग मुंह में डालते हैं, वो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन बोलती है कि दिन में 2 बार ब्रश करो। और अमेरिका में 69% लोग जो है दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन वो 2 बार ब्रश जो करके पेस्ट जो हम लोग उसको खा रहे हैं, उसमें है क्या? तो जो आपका ट्यूब है जी, उसके एक तो ढक्कन रहती है, दूसरे जो पीछे से वो थोड़ा चपटा रहता है, फ्लैट रहता है, उसके पीछे कलर्ड बैंड्स रहते हैं। अच्छा। कलर्ड बैंड्स, किसी के पीछे रेड होता है, किसी के पीछे ब्लू होता है, किसी के पीछे ब्लैक होता है, किसी के पीछे ग्रीन होता है। आप कोई भी ट्यूब उठाएंगे जी, तो उसका एक मतलब रहता है। ग्रीन माने 100% जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है। ब्लू माने उसमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट है, कुछ उसमें दवा है, केमिकल्स वगैरह भी मिले हैं। हाँ, तो रेड माने उसमें केमिकल्स है, अच्छा, और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट है। लेकिन और ब्लैक माने 100% केमिकल्स है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं बताती, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताता है कि ये भी देखना होता है। हम लोग ये बताएंगे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो जब हमारा देश नमक के साथ दांत साफ करता था, तब क्यों बोलते थे कि ये पिछड़े हुए लोग हैं? है ना। अभी टूथपेस्ट में नींबू भी आ गया, अभी टूथपेस्ट में चारकोल भी आ गया। तो हमारे तो देश में करते ही कोयले, नमक, इससे से तेल दांत साफ किए जाते थे। अगर खून निकल रहा है दांतों में से, तो सरसों के तेल में नमक डाल के उसको लगाया जाता था। ठीक है ना। मसूड़ों में से अगर खून निकल गया या कुछ ऐसे हो गया, त्रिफले का काढ़ा बना के उससे हम लोग गार्गल करते थे। उसे मुंह में रख के उसको चलाने से जितने भी इन्फेक्शन है सारे दांतों के, वो ठीक हो जाते थे। और फिटकरी की बात करें, सदियों से यहाँ तक कि जो सारे सुश्रुत जो फर्स्ट सर्जन माने गए हैं दुनिया के, सर्जरी करने के बाद वो फिटकरी लगाते थे उस पे। खाने के लिए भी फिटकरी देनी है। अच्छा। मैं खुद की एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरी ये हड्डी टूट गई थी जी, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तभी। तो और मेरी सिस्टर, हम दोनों का एक ही कार में एक्सीडेंट हो गया। मेरी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई और मेरी सिस्टर की हिपो बोन फ्रैक्चर हो गई। तो उसने और मैंने दोनों ने अपनी पूरी जो समर्स थी उसमें घर पे ही हमने बिताई कि हम ठीक हो जाएं। लेकिन उसकी हड्डी क्रैक थी और मेरी हड्डी टूट के ऐसे हो गई। अच्छा। लेकिन मैं जल्दी ठीक हो गई। वो बहुत समय लगा उसको ठीक होने में। मैं जल्दी ठीक हो गई क्योंकि मैं रोज फुलाई हुई फिटकरी सुबह शाम ले रही थी, तो उसने मेरी हड्डी को जल्दी जोड़ दिया। अच्छा। दर्द की गोलियां भी मुझे नहीं खानी पड़ी। तो सर्जरियां करके भी, लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। फिटकरी इतनी पावरफुल है। तो मतलब एक्सटर्नल यूज के साथ साथ इसको जो है इंटरनल यूज भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ जी, तब फुला के खा सकते हैं उसको। बहुत कम मात्रा में खाना रहता है, 1 से 2 चुटकी जी। और उसको भी किसी मलाई में, घी में या किसी ऐसी चीज में खाएं हम, या दूध में खाएं। अच्छा। किसी फैट में खाना होता है उसको। आंखें जैसे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखें दुखने आ गई ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। तो उस केस में भी हम फिटकरी को उबाल के और उसी में छोटे छोटे रुई के बॉल्स बना के डाल दीजिए। वो एक बॉल निकाला, उससे आंख साफ की और उसको फेंक दिया। दूसरी आंख को दूसरे बॉल से साफ करना है। तो उसी से ही जो है कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है, जो आंखें दुखनी आ जाती हैं वो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। और कहते हैं फिटकरी बहुत जल्दी ब्लीडिंग रोक देती है। अगर आप कहीं खून निकल रहा है, बिल्कुल, अगर आप फिटकरी लगा लो तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हाँ जी, ब्लीडिंग बंद करने के लिए तो बड़े अच्छे नुस्खे हैं। अच्छा। जैसे फिटकरी है, जैसे हम लोग लीच लगाते हैं, तो उसको जब वो निकालती है तो उसके बाद हम उसके ऊपर फिटकरी डाल देते हैं, वो अपने आप से खून बंद हो जाता है। नहीं तो अगर वैसे किसी की नाक में से नक्सीर आ गई, ब्लीडिंग होने लग गई है या चोट लग गई कहीं पर, तो जो दूब घास रहती है, दूर्वा जिसको बोलते हैं, जो कॉमन ग्रास रहती है, तो उसको कूट के उसका जूस निकालिए और वो 2-3 बूंद जो है दोनों नाक में डालना है। तो जो नक्सीर फूटती है, जिनको नाक से ब्लड होता है, वो तुरंत बंद हो जाता है। अच्छा। अगर कहीं जख्म हो गया उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, तो ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाती है।
जी। कितनी साधारण चीजें हैं, लेकिन बहुत बहुत इनका चमत्कारिक एक तरह से समझ लीजिए कि प्रभाव है, एकदम तुरंत असर करती है। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए, इतने गुण हैं आयुर्वेद में, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, फिर लोग एलोपैथी के पीछे क्यों भागते हैं? अपना पैसा भी पानी के तरीके से बहाते हैं और जो है केमिकल्स यूज कर रहे हैं, यानी क्या क्या वहां पे यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे समाज में क्यों ये भ्रांति या मिथ है कि लोग उन दवाइयों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, एलोपैथी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? त्रिवेदी जी, मेरा एक सवाल है जी, कि लोग कौन है? हम और आप। हम और आप है, हम ही लोग तो लोग है ना जी। तो ये हमें जो भी हमारी नॉलेज या ज्ञान हमें मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? ये हमारा जो हमसे पहले वाले लोग हैं, हाँ। उनसे, उनको किससे बोला? जो उनके पहले वाले लोग थे। तो लोगों से लोगों में आगे आगे करके ऐसे ही तो फैलता है ना। तो जो चीज हमें सुनने को मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, जिस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे हमें लगेगा कि यही सच है, और बहुत सारे लोग मिलके जब एक बात को बोल रहे हैं तो ये लगता है कि ये ठीक है। जिसको ज्यादा जोर से बोला जाए ये ठीक है। अब हम लोग बैठे हैं पॉडकास्ट करने के लिए, क्यों बैठे हैं? हम पेशेंट छोड़ के यहाँ बैठ के बात करें, क्योंकि ये समय की डिमांड है, बात करना जरूरी है। बात करके समझाना, मैसेज क्लियर करना, अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान हम खुद कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि सत्य को सबके सामने लाया जाए। अब जहां तक आपने बात करी एलोपैथी की, कि सब लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं, ऐसे है, उनका कसूर नहीं है। कसूर हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, कसूर हमारे लॉज का है। जी। हमें स्कूल में जैसे ही साइंस पढ़ानी शुरू की जाती है, हमको क्या पढ़ाया जाता है? वो सारे बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं जो एलोपैथी को समझाने के लिए जरूरी है। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ये वो सारा कुछ ये पढ़ाया जाता है। हमें एंजाइम्स, ये हार्मोन्स ये पढ़ाए जाते हैं। किसी किताब में वात पित्त कफ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। किसी किताब में आयुर्वेद के अनुसार से दिनचर्या क्या होनी चाहिए ये नहीं पढ़ाया जाता। किसी किताब में सीजनल डाइट क्या होती है, उसको खाने से क्या फायदे, नहीं खाने से वो नहीं पढ़ाया जाता। किसी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि 13 तरह के धार्मिक वेग यानी नेचुरल अर्जीज है हमारी बॉडी की, जिसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको रोकने से भयंकर बीमारियां होती हैं। अच्छा, हिचके रोकने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? उसकी ट्रीटमेंट भी बताई हुई है साथ में। अच्छा, कई बार हमें छींक आ रही होती है, हाँ, तो हम छींक रोक देते हैं। हाँ। छींक आ क्यों रही है? छींक इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ ऐसा नाक में गया जो सही नहीं है बॉडी के लिए, तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, हमारा जो नेजल म्यूकोजा है अंदर का, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। ऐसे तो कुछ भी चला जाएगा नाक के अंदर, वो डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हम उसको काम नहीं करने देना चाहते, है ना। क्यों? कुछ चीजें हमें सोशल एटिकेट्स के नाम पर, खांसो मत, चीको मत, गैस मत पास करो, डकार क्यों मार दिया तुमने, मेहमानों के सामने ऐसे कर दिया, है ना, जमाई नहीं लेना, जमाई भी आ रही तो वो भी नहीं हम लेंगे। 13 प्रकार की ऐसी नेचुरल अर्जिस है हमारी बॉडी की, वेग है हमारे, जो नेचुरल बायोलॉजिकल चीजें हैं जिनको नहीं रोकना चाहिए। उसमें भूख लगना भी है, उसमें नींद आना भी है, उसमें यूरिन पास करना भी है, उसमें लेट्रिन पास करना भी है, उसमें सेक्सुअल अर्ज को भी माना गया है। तो हर तरह का जो बॉडी का एक सिग्नल है उसको हमें सुनना है और उसको हमें रोकना नहीं है। ये चीजें बहुत जरूरी है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तब। अच्छा, नहीं करते हैं तो बीमारियां होती हैं। कई चीजों का कारण समझ में नहीं आता, जैसे ये बात हो रही थी केमिकल्स की एंट्री की। दिन में भर में पता नहीं कितनी चीजें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जो सीधा हमारे ब्लड में जा रही है। जितनी चीजें आप चमड़ी पे लगा रहे हो, जितनी चीजें आप सूंघ रहे हो, जितनी चीजें अपने मुंह में डाली, तुरंत जीभ के नीचे से अब्सॉर्ब हो गई, सीधा खून में गई। अच्छा, तो इसका मतलब मैं सीधा से ये समझूं कि जो है एलोपैथी आयुर्वेद के ऊपर हावी हो रही है वो मार्केटिंग की वजह से। मोटा मोटा एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया जा रहा है, हर जगह हमें आयुर्वेदिक चीजों ना दिखा के एलोपैथी पर फोकस किया जा रहा है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे? केवल दिखाया या एडवर्टीज करने की भी बात नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट बना दिया गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना दिया गया, कानून का पार्ट बना दिया गया। हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इमरजेंसी में काम आती थी। उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको विषय माना गया है ना। जैसे कि और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अब बैन कर दिया गया। बैन नहीं कर दिया गया, उनको शेड्यूल ई में डाल दिया गया कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। जैसे नार्कोटिक्स में डाल दिया गया, जैसे कि अफीम है, अच्छा, जैसे कि भांग है,
तो इनका भी बहुत बड़ा यूज है एलोपैथी इसमें, जी आयुर्वेद में। हाँ, यूज ये एलोपैथी की दवाइयों में भी हो रहे हैं। अच्छा, वहां पे भी इनके एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। अब जो मॉर्फिन है वो कहाँ से बनती है, जो पेन किलर जिसको माना जाता है अच्छा। ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन इन बड़े सुनियोजित तरीके से केवल हमारे देश की नहीं, दुनिया भर की जितनी ट्रेडिशनल पैथीज है सबको दबाया गया। और ये एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं हुआ, इसमें सदियां लगाई गई है। इसमें जब कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट्स किए गए, जब दूसरे देशों को गुलाम बनाया गया, तो धीरे धीरे करके उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को खत्म किया गया। नहीं करेंगे तो उनका सामान, मैं आई आपके देश में, मैं अपना सामान लेके आई हूँ, आप मेरा सामान तभी तो खरीदोगे ना जब आप अपना सामान इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। जिस साबुन से आप नहा रहे हैं, अगर मैं आपको कन्विंस कर दूंगी कि वो आपके लिए सही नहीं है, या मैं आपको पे कानून बना दूंगी कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तभी आप हमारा बनाया हुआ साबुन इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट। अब एक कॉफी का ब्रांड है बहुत फेमस, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वो कॉफी का क्या हुआ, उन्होंने जापान में कॉफी लॉन्च की जी। उन्होंने मतलब पैन कंट्री, पूरे कंट्री में एक साथ उन्होंने कॉफी लॉन्च की, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उसमें वो बड़े अच्छी चलती थी, बहुत रिस्पांस था उसका, तो उनको लगा कि ये कंट्री भी बड़ी पसंद करेगी, यंगस्टर्स की कंट्री है। लेकिन क्या था कि उसकी जो बिटरनेस होती है कॉफी बीन्स की, वो उस बिटरनेस की आदत नहीं थी जापान के यूथ को। अच्छा। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो उनको वहां सेल ही नहीं मिली, तो वो फेल हो गए वहां पे। तो उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटजी चेंज करी। उन्होंने समझा कि क्यों नहीं, उन्होंने सर्वे किया कि आप क्यों नहीं, आपको पसंद क्यों नहीं, आप पी रहे कॉफी, तो समझ में आया कि उसका टेस्ट नहीं सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो कभी खाया नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा। टॉफी है, चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, ऐसी चीजें जिसमें कॉफी का फ्लेवर देना शुरू किया। तो छोटे बच्चों से ही वो फ्लेवर उनको अच्छा लग गया। जब वो बच्चे यूथ बने तो उस कॉफी ने अपने ब्रांड को वापस वहां लॉन्च किया, और आज पूरा जापान कॉफी पीता है। मतलब इतना मार्केटिंग होती है, इस तरीके से होती है मार्केटिंग? ये इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, इसको माफिया बोलते हैं। ओह माय गॉड, इसको माफिया बोलते हैं। इसको कैप्चर, इसको दिमागी तौर से आपको कैप्चर करना बोलते हैं। तो जैसे आपने बोला कि ऐसे लगता है कि गोली नहीं खाएंगे तो दर्द ठीक नहीं होगा, है ना? तो आप कोई भी तीखी चीज सूंघिए, नहीं तो अगर आपको जुकाम हो रखा है उस वजह से सिर दर्द है, तो आप स्टीम लीजिए। अगर यहाँ पे टस 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 करके सिर दर्द हो तो कोई ठंडा लेप कीजिए, इसका मतलब कि आपको गर्मी बढ़ गई है। पैरों को गर्म पानी में डाल के बैठ जाइए, 40 से 42 डिग्री पानी में पैरों को डुबो के आप बैठ जाएं, सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो उसमें सिर्फ जो है गर्म पानी होना चाहिए, उसमें नमक भी डाल लें? नहीं, उसमें अकेले गर्म पानी से चलेगा। अच्छा, चलेगा। जी हाँ, अकेले गर्म पानी से चलेगा। उससे क्या होगा कि हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होंगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन में क्या होता है कि जब सिर दर्द होता है तो वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है ब्लड का, इसलिए दर्द होती है बहुत ज्यादा। तो वहां से हमें प्रेशर को कम करना होता है, तो वो ये चीज उसमें हेल्प करती है, तो सिर दर्द को आराम आ जाता है। अब करना तो सिर दर्द ठीक है, लेकिन ये तरीके के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए इस लोगों को पता नहीं है, इसलिए इसको बताना जरूरी है सबको। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। मैं तो पहले देखता, जब मैं छोटा था, मैं कुछ लोगों को देखता था कि ऐसे टब में पानी भर के गर्म और उसमें पैर डाल के बैठे हुए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या कर रहे हैं। तो आज आपने बताया मुझे कि इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसे आप जो है दर्द भी ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, बुखार भी उतर जाता है इस तरीके से। कितनी सारी बीमारियां एक साथ दूर हो रही हैं। जी हाँ। तो हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि ऐसा क्या करें वो कि जो एलोपैथी से दूर होके आयुर्वेद के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये बहुत सस्ती दवाई भी है और कहते हैं कि शायद जड़ से मिटाती है रोग को। देखिए, महंगे सस्ते की अगर बात करेंगे तो आयुर्वेद की दवाइयां, जो दवाइयां की बात करते हैं, जिसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बेचने के लिए किया जाता है, तो उसका एक प्राइस रहता ही है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे किचन में रहती है, वो भी दवाइयों का ही काम करती है, जिसको हम मसाले बोलते हैं, है ना? तो उन मसालों का इस्तेमाल करना कैसे करना है, वो तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनको हमसे ज्यादा अच्छे से पता है ना? बच्चे को छाती में कफ हो गया, जायफल खिसके लगा देते थे, पेट में गैस होगी, हींग लगा दिया नाभि में, है ना?
तो उसके पानी का लेप कर दिया पेट के ऊपर कि गैस निकल जाएगा बच्चों का, है ना। इसी तरह से शहद दिया जाता था। बुखार हो गया तब भी कुछ ऐसा चढ़ा जाता था कि उल्टी कर दें, उल्टी करेंगे तो जो अंदर जिसकी वजह से बीमारी हो रही है वो बाहर निकलेगा, तो बुखार ठीक हो जाएगा। इस तरह की चीजें जो थी हमारी ट्रेडिशनली प्रैक्टिस की जाती थी। तो जरूरत ये है, मैं आप सबको आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि जब तक हम लोग किसी पैथी को अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक हम उनको इस्तेमाल करें कि नहीं इस्तेमाल करें, इस बारे में हम डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप पढ़िए, आयुर्वेद की किताबें पढ़िए। एक किताब का मैं नाम भी बता देती हूँ जिसको राजीव दीक्षित जी भी उसका ही प्रचार प्रसार करते थे। अष्टांग हृदय है, आचार्य वाघ भट्ट की लिखी हुई किताब है, बहुत आसान है पढ़ने में। उसमें सब समझ में आ जाएगा आपकी आयुर्वेद क्या है, कैसे हम अपनी बॉडी को कैसे समझेंगे, मेरी बॉडी टाइप क्या है, मेरे हिसाब से मेरे लिए अच्छी चीजें क्या है, मेरे हिसाब से मेरे लिए खराब चीजें क्या है, मुझे किस सीजन में क्या करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए। यहां तक भी बॉडी टाइप के हिसाब से है कि अगर प्रकृति के हिसाब से हमारा प्रोफेशन भी होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी एनर्जी पूरी तरह से यूटिलाइज होगी। तो जब तक हम स्कूल्स में नहीं पढ़ना शुरू करते, जब तक हम घरों में इसकी बात करना नहीं शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमारे जो फंडामेंटल्स है उसको क्लियर नहीं होते, जब तक हम सब लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अब देखिए गॉल ब्लैडर में स्टोन है जी, तो जो घर में सफाई करने के लिए आती हैं उनको भी पता है कि भैया अच्छा पथरी हो गई पित्ते में, तो सबको पता है कि जाओ जी इसको निकलवा दो पित्ते को, दूरबीन से हो जाएगा, 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। कैसे पता चला उनको इसलिए ऐसे पता चला क्योंकि जहां जाते हैं यही बात सुनने के लिए मिलती है। लेकिन हमारे अगर हमारे अपने देश की चिकित्सा पद्धति की हम बात करें तो हम ऐसी बात करते नहीं। जहां जाते अलग तरह की बात सुनने के लिए मिलती है, या मिलती ही नहीं सुनने के लिए, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, है ना। तो बात करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया है, फ्री है, कहीं कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। लिखिए, जो काम की बात है उसको लोग सुनते हैं, तो ये करने की जरूरत है। जितना समय हम किसी दूसरी पैथी की बुराई करने में लगाते हैं, उससे आधा समय भी अगर हम अपनी चीजों की बढ़ाई करने में लगाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। सीजनल ईटिंग का क्या महत्व है, ऋतुचर्या पढ़िए, क्या महत्व है, क्या होता है उससे। तो हम आते हैं मैडम ऋतुचर्या के ऊपर भी हम आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई। हम अपना कितना टाइम रील में लगा देते हैं, है ना, स्वाइप करते रहते हैं, देखते रहते हैं रील, बर्बाद, टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं आप अपना टाइम इन रील्स में लगाते हैं जो राजीव दीक्षित जी की हैं, बाबा रामदेव जी की हैं, और भी ऐसे लोगों की हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बात की राजीव दीक्षित जी की, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। मैं भी जब रील देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं उनकी ही रील देखूं, और जब आप किसी एक तरीके की रील देखते हैं तो वही आपको रिकमेंड होती हैं, तो फिर वही रील मेरे साथ सामने आती जाती है, मैं देखता जाता हूं, बहुत मजा आता है। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि वो बहुत बड़े एक उनका मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदा को, तो थोड़ा सा प्लीज उनके बारे में बताइए। देखिए राजीव दीक्षित जी ने हमारे देश की जो चिकित्सा पद्धति है उसको प्रचार प्रसार करने में उन्होंने अपना जीवन दिया, और जो भी आयुर्वेद का जो ज्ञान है, किस तरीके से हम खुद उन चीजों को करके बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इस विषय में उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। वो देश भर में घूमते रहे, बात करते रहे, बहुत विरोध भी उनको सहना पड़ा, सपोर्ट भी, जो लोगों का सपोर्ट तो खैर मिलता ही था, लेकिन कई तरह के एक्शन लिए जाते हैं जो ऐसी बातें करते हैं खुल के, जैसे हमको भी फेस करना। और शायद मैंने एक रील में ये भी देखा कि वो जेल गए हैं, किरण बेदी जी, उनकी जो है सारे कपड़े उतार के तलाशी वगैरह ले रही, मार्क्स वगैरह चेक कर रही बॉडी पे, क्या ये सच है? जी हाँ, बहुत कुछ है जो उनके जीवन में उन्होंने सहा, उन्होंने जो उनके साथ हुआ किया गया, और वो कैसे गए ये भी हम लोगों को पता ही है कि वो कैसे दुनिया से गए हैं, उसका भी हम सब जानते हैं। थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को उसके बारे में। नहीं, उसमें भी यही था कि एक तरह से हम भी यही मानते कि वो एक षड्यंत्र ही था उनका, दुनिया से जाना, क्योंकि ये जो माफिया है, जो फार्मास्यूटिकल माफिया है, ये उनके लिए ये अच्छा नहीं था कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन उनके जाने से वो खत्म नहीं हुआ। जिन लोगों में उन्होंने वो लौ जगा दी, जिनमें उन्होंने वो स्पार्क एक पैदा कर दिया,
वो उनके जाने से और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए और भी खुद भी वो पढ़ते हैं और लेके जा रहे हैं समाज में। तो जागरूकता बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर पे ही करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं और घर पे ही करके अपने आप की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो आपने बीमारी का नाम लिया, अब हम बात करते हैं थोड़ी बीमारियों के बारे में। आजकल हम लोग की लाइफ बड़ी भागदौड़ वाली है, बहुत स्ट्रेस है ना। बहुत से लोग देखते हैं मेडिसिन भी ले रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका डिप्रेशन का। तो बात रही स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, इसके अलावा और भी क्रिटिकल इलनेस हैं जैसे कैंसर है ना, और आम बीमारियों की बात करें बीपी है। तो इन बीमारियों में भी क्या आयुर्वेद बहुत ही ज्यादा अपना योगदान देता है? क्या सक्सेसफुल है आयुर्वेद? देखिए, चाहे आप बीपी की बात कीजिए, शुगर की बात कीजिए, कैंसर की बात कीजिए या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की बात कीजिए, किसी भी तरह की आप बीमारी की हम बात कर सकते हैं। आयुर्वेद हर किसी चीज में सहायक है, हर किसी चीज में। कई सारी तो ऐसी चीजें हैं जो होंगी ही नहीं हमें अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से जीते हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस होने के साथ साथ एक जीवन शैली है। अच्छा जी। अगर हम उस हिसाब से जीतते हैं, अगर हम अपना लाइफ का रूटीन उसके हिसाब से रखते हैं, वही हमारा सर्केडियन क्लॉक है। अब सर्केडियन क्लॉक को नोबेल प्राइज मिला तो सारी दुनिया दिनचर्या की बात कर रही है। हमारे शास्त्रों में तो ये चीजें हजारों साल पहले की लिखी हुई हैं, और लिखने से भी पहले, बहुत साल पहले उसको किया जा रहा था। फिर वो जब लिखने वाली लिपि आई तो उसको लिख दिया गया, है ना। तो ये चीजें करते हुए हम लोग किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, और भी कई तरह की चीजें हैं जो सीजन्स के हिसाब से हमें करनी होती हैं। सीजन्स के हिसाब से हमें खाना खाना है। आजकल हम 12 महीने एक ही तरह की सब्जियां खाते हैं, एक ही तरह, हर तरह का फल हर जगह आ रहा है। जो अब ऋतुचर्या की बात कर रही शायद उसमें ही आता है। हाँ, ऋतुचर्या है और दिनचर्या, ये दोनों की मैं बात कर रही हूँ। ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है और सेहत के ऊपर जो इम्पैक्ट है, उसमें ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीजेस भी हो गया। हर तरह की बीमारी हर जगह हो रही है, क्योंकि हर तरह का भोजन हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह का चीज दुनिया भर से ट्रैवल करके हर जगह पहुंच रही है, और हम लोग बिना सोचे समझे खा रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। हमारे लिए वो अच्छा है जो प्रकृति ने हमारे लिए जहां हम रहते हैं वहां पैदा किया, ठीक है ना। तो जो कैंसर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि नॉन स्टॉप एंट्रीज जो एनवायरमेंट से, स्किन से, खाने से, हर जगह से, कपड़ों से भी हमारी बॉडी में केमिकल्स की एंट्री हो रही है। ये जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लगा हुआ है जी, जितने भी ये आर्टिफिशियल सीलिंग हो रही है या पैनलिंग होती है, एस्बेस्टोस नाम के एक सब्सटेंस को ये रिलीज करता है। अच्छा। वो हम सांस के जरिए अपने अंदर लेके जाते हैं, उसे कैंसर होते हैं। ओहो। सिर्फ धूम्रपान करने से कैंसर होता है ऐसा नहीं है। वो दिखता है, ये दिखता नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई जानते ही नहीं होगा इसके बारे में, नहीं जानता है। तो जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको किस तरह के कैंसर्स होते हैं, उनको भी लंग्स के कैंसर्स होते हैं, क्योंकि वो भी सारा दिन अंदर लेके जा रहे हैं सीमेंट के। तो मैं बता रही, जो लोग सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों को सांस के जरिए अंदर या तो धूल, मिट्टी, सीमेंट, इस तरह की चीजें जा रही है, या जो केमिकल्स में काम कर रहे हैं, जो केमिकल्स की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पोल्यूटेड शहरों में रह, जो मेट्रो सिटीज जैसे जहां हम बैठे हैं, शहर का नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन जो इस तरह के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बैठे हैं, गुड़ खाइए। गुड़ खाने से जो हमारे लंग्स है वो क्लियर होते हैं। तो जो सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको गुड़ दिया जाता था खाने के लिए। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जब पोल्यूशन ज्यादा होता है सर्दियों के टाइम में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, तो गुड़ को खाना उससे बहुत फायदेमंद होता है। क्या सच है ये? बिल्कुल। सर्दियों का समय तो वैसे ही बेहतर होता है क्योंकि ड्राई हवा चलती है जी, ड्राई हवा चलती है और उसमें ठंडक भी रहती है। और ऊपर से जब उसमें पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो वो अंदर जाके चिपक जाते हैं हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो हमें बीमारियां देते हैं। तो इसलिए जरूरी है उस समय इस तरह की चीजें खाना जिससे कि वो हम उनको बाहर निकाल सकें। अच्छा जी हाँ, तो थोड़ा थोड़ा गुड़ जरूर खाना चाहिए। अभी सर्दियां शुरू होंगी, हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा थोड़ा गुड़ सबको खाना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। तो अक्सर एक बात और बताइए, क्या इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के? देखिए, साइड इफेक्ट हर चीज के हो सकते हैं अगर हम उसको सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिना जरूरत के इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हमेशा यही, जो भी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मैं उनसे यही पूछती हूँ हमेशा कि आप बताइए कि आप कितनी रोटी खाते हैं? 4।
4 रोटी खाते तो कभी 8 खा के देखिए, हाँ, या दिन में अगर आप 2 बार खाते हो तो 4 बार खा के देख लीजिए कि साइड इफेक्ट क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको भी। तो जिस चीज को भी कि हम अति करेंगे या बिना जरूरत के लेंगे, वो हमारे बॉडी के लिए एक ओवरलोड है। और जब ओवरलोड होगा तो हमारे जो सेल्स हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें स्पेस तो उतना लिमिटेड है ना जी। तो उसमें वो भी जाके जगह ले लेती है जो दूसरी हम केमिकल्स खा रहे हैं बाहर से, या कुछ भी ऐसा खा जा रहे हैं जो हमें जरूरत नहीं है। तो वो चीजें हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकती है। तो चाहे दवाई एलोपैथी की हो, चाहे दवाई होम्योपैथी की हो, चाहे दवाई आयुर्वेद की हो, चाहे दवाई यूनानी हो, चाहे दवाई सिद्धा की हो, चाहे कोई सी भी दवाई हो, जिसकी आगे दवाई लग गया, उसको पहली बात तो किसी के रिकमेंडेशन के बिना, या जब तक आपको कोई ये नहीं बता देता कि ये आपके शरीर में जाके करने क्या वाली है, तब तक आपने उसको नहीं खाना है। दूसरा, ये जितने समय तक बताया गया उतना खाना है। तीसरा, शरीर के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से जितनी डोज उसकी बताई है उतना खाना है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई भी क्यों ना हो। हर चीज के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे किडनी, लीवर और ये हमारे बॉडी ऑर्गन है, इनको कैसे फिट रखा जाए? इनको फिट रखने का सबसे आसान तरीका है ऋतुचर्या फॉलो करना। ऋतुचर्या मतलब सीजन्स के हिसाब से जीना। तो सीजन के हिसाब से जीने में केवल खाना नहीं है जी। हमारे क्या रहते हैं, खाने की टेंशन है पूरा समय कि क्या खाए क्या खाए क्या खाए। सुबह का खाना, सुबह का अभी खत्म नहीं हुआ, पहले दोपहर का शुरू हो जाता है, दोपहर का नहीं खत्म हुआ, शाम का शुरू। हमारे घर में हमारी मदर लेडीज आ जाती हैं कि क्या सब्जी बनाऊं आज, क्या खाना बनाऊं, क्या बनाऊं, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये। हाँ होता है, वो पूछना इसलिए पड़ता है कि नखरे बहुत हैं आजकल हमारे। पहले तो जो बनता था सीजन के हिसाब से वही खाते थे हम, जो हम उगाते थे वही हम खाते थे। आजकल नहीं है ऐसे, क्योंकि आजकल सब वैरायटी मिल रही है ना बहुत ज्यादा, उतनी वैरायटी की बीमारियां भी मिल रही है हमको। तो सही रहना अगर हम चाहते हैं तो सबसे जरूरी है सीजनल डिटॉक्स करना। अच्छा, सीजनल डिटॉक्स मतलब पंचकर्म के साथ। तो स्वस्थ व्यक्ति भी, अगर हम हेल्दी भी हैं तब भी हमें सीजनल डिटॉक्स करना चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए। उसके लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपनी बॉडी का टाइप जानने, उनसे ये जानिए कि आपको कौन सा थेरेपी करना है, कौन सा प्रोसीजर करके अपनी बॉडी के हर सेल को शुद्ध करना है, उसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना है। तो वो पंचकर्म के माध्यम से पॉसिबल है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दवाइयां खाई हैं, जिन लोगों को कोई जो टीके लगे उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो उसको निकालने का भी यही एक तरीका है। विरेचन कीजिए, वमन कीजिए। ये 2 शब्द मैं बोल रही हूँ, वमन और विरेचन। पढ़िए इसके बारे में, इतना बोलिए कि ये भी हमारी आम भाषा की बात बन जाए। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में दर्शकों को समझा दीजिए इसके बारे में। इसमें ये है कि ये 2 अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स हैं आयुर्वेद में, पंचकर्म में ये किए जाते हैं, जिसमें एक जो वमन है उसमें हम डायफ्राम से ऊपर के हिस्से को हम डिटॉक्स करते हैं, एक तरह से ये समझिए। और जो दूसरा विरेचन है, इसमें हम डायफ्राम से नीचे वाले हिस्से को, यानी लीवर और उसके तरह की बीमारियों को, तो कफ को निकालने के लिए वमन किया जाता है। अगर हम हेल्दी हैं और हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो जब बसंत ऋतु होती है तब हमको ये करना चाहिए। अगर हमें किसी भी सीजन में कफ की कोई दिक्कत रहती है तब भी हमें ये करना चाहिए, है ना, तब सीजन भी नहीं देखना। और जिनको पित्त की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है उनको विरेचन करना चाहिए, उनको लीवर को डिटॉक्स करना है, उसको नीचे का रास्ता इस्तेमाल करके हम बॉडी में से बाहर जो है निकाल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल है आयुर्वेद में, उसमें सबसे पहले तो यही कि जितना हो सके शरीर में से बाहर निकाल दो, फिर जो बच गया फिर उसको अंदर ही ठीक कर दो, और फिर तीसरा स्टेप होता है कि बॉडी को ताकत दे दो ताकि दोबारा से बीमार ना पड़े, रसायन चिकित्सा जिसको बोलते हैं। तो शोधन, शमन और रसायन, ये 3 चीजें रहती हैं। अब ये वर्ड्स क्या है, बार बार बोले नहीं जाते, इसलिए ये लगता है कि पता नहीं क्या बात है। अब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस बोलूंगी, समझ में कुछ नहीं आना, पर पता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ओखा शब्द मुश्किल है, लेकिन पता है कि क्या होता है, क्योंकि बार बार बोला जाता है, सुनते हैं हम, है ना। गॉल ब्लैडर, किडनी, लीवर, क्यों पता है, क्योंकि किताबों में पढ़ाया गया, रोज सुनते हैं, इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अगर हम बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में तो हम जानेंगे कैसे जी। तो हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए, अगर वो फिट रहना चाहते हैं तो अपने दिनचर्या में वो 3 चीजें ऐसी कौन सी शामिल करें जिससे वो फिट रहें, तंदुरुस्त रहें? सबसे पहले तो अपने सोने और उठने के समय को, इसको ठीक कीजिए। सूर्योदय के साथ उठिए, नहीं तो सूर्योदय के कम से कम 1 घंटा के अंदर अंदर तो उठ जाइए। और
रात को 9 बजे तक आप सो जाइए, बिस्तर पे चले जाना है, लाइट्स बंद कर देनी है, नहीं तो कम से कम इतना धीमी कर लीजिए कि खाली आपको अगर उठे तो कहीं ठोकर ना लगे, इतनी सी लाइट बस होनी चाहिए। अगर आप लाइट जला के सोते हैं, पूरा अंधेरा नहीं करते तब। इससे क्या होगा, इससे आपके सारे ग्लैंड सही समय पर सही काम करेंगे। ग्लैंड्स यानी आपका हार्मोन सिस्टम सेट होगा। किसी भी तरह के हार्मोन की दिक्कत है, सबसे पहला काम है दिनचर्या सेट करना। दूसरा काम है अपने भोजन के समय को ठीक करना। दिन में हमें 2 ही बार भोजन करना चाहिए, जो पका हुआ भोजन है स्पेशली वो, और हमारे 50 से 60% हमारा जो खाना है वो कच्चा हो, फल सब्जियां इसमें जिसको कच्चा खा सकते हैं वो कच्चा खाना चाहिए, पका हुआ कम होना चाहिए और कच्चा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें सीजनल खाना है, जिस सीजन में जो सब्जी फल आते हैं उसी को खाना है। स्टोर वाली सब्जियां मत खाएं, उसमें केमिकल्स लगा रहता है। जितनी ज्यादा चमकदार दालें लेंगे उतना समझ लीजिए कि उनको पॉलिश किया गया है। जितने बड़े साइज के ग्रेन्स होंगे इसका मतलब उतनी दवाइयां डाल के उसकी फसल को बनाया गया है। तो उन चीजों को बाहर निकालिए अपनी। और तीसरी चीज जो मैं सबको कहना चाहूंगी वो ये है कि व्यायाम, एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज को फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो अपने घर में ही कर लीजिए आप। जिम जाना जरूरी नहीं है, ये भ्रांति है कि जिम करना जरूरी है। जिम करना जरूरी नहीं है। चलिए, हमारे यहाँ कहावत है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा। अच्छा, तो डॉक्टर आए तो उसको मारो डंडा। अगर आपके पैर गर्म रहते हैं यानी कि इसको आप चलाते रहते हैं, ठीक है, हमेशा चलते रहना चाहिए पैर। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, जितना चलेंगे उतना अच्छा है, ठीक। और दूसरा, पेट नरम यानी कम खाना है, जितना खा सकते हैं उससे कम खाना है, उसको जगह दीजिए और उसी को दिमाग को ठंडा रखना है। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, विचार अच्छे रखिए। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ के लिए ये जरूरी है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना, ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योग कीजिए, सैर कर सकते हैं, सैर कीजिए, है ना। खाना खा लिया उसके बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठते हो तो ऐसा कहा जाता है कि 5 किलोमीटर सैर का लाभ मिलता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे जो काफ मसल्स है वो दबते हैं जब हम पैरों को उल्टा करके ऐसे घुटनों को मोड़ के वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो। अच्छा, जी हाँ। तो इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 किलोमीटर चल लिया, अगर 5 मिनट बैठ लिया आप, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताइए आपने हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब की इस बात को आप जरूर आजमाइए। 5 मिनट बैठ के आप भी देखिए और फिर देखिए कि डॉक्टर साहब ने जो बोला है आपको फायदा मिलता है। कमेंट करके हमें जरूर बताना ये। तो चलिए डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल हमारी सोसाइटी में ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सब लोग मोटापे से ग्रसित हैं। तो कैसे वेट लॉस और ये मोटापे, इनसे कैसे आयुर्वेद हमें हेल्प कर सकता है? मोटापे के जो कारण हैं, मोटे मोटे से अगर हम देखें तो जब हम लोग मॉडर्न साइंस, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस के बारे के हिसाब से समझते हैं तो हमें लगता है कि बताया जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है आपकी बॉडी में, इसलिए आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, आपका वेट गेन हो रहा है। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कुछ लोग चलते नहीं है, बैठे रहते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। अब कमरे में सीलन आ गई, आप पेंट करते रहेंगे तो क्या वो समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बात नहीं है ना। आप इस पे वॉलपेपर लगा लीजिए, आप इस पे पेंट कर लीजिए, कुछ समय के बाद वो समस्या वापस आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कारण ढूंढना चाहिए कि कहां से सीलन आ रही है कमरे में। तो ये जो सुंदर सा वॉलपेपर लगा हुआ है हमारे पीछे, तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, लेकिन इसको हम कुछ छुपाने के लिए लगाएंगे तो वो छुपेगा नहीं इसके पीछे, वो इसके ऊपर से भी निकल के आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम उसको पीवीसी पैनलिंग करके पीछे छुपा देंगे, लेकिन वो उसकी स्मेल और वो बिल्डिंग को तो खराब करेगा ही करेगा ना। तो यही है जब हम अपने शरीर की बीमारियों को मास्क करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं हम, ये गोली खा ले, वो गोली खा ले, हो कुछ नहीं रहा। अंदर से क्या हो रहा है, वो सीलन इधर इधर, जैसे ये सीलन ईंटों को गला रही है और साफ चूना अंदर जो इसके सब जिस स्ट्रक्चर को यह गला रही है, और एक दिन ये इमारत धराशायी हो जाएगी जहां सीलन है। तो इस तरह से हमारी बॉडी है। अच्छा। अंदर से जब बीमारी को ठीक नहीं करेंगे, अब सीलन आई तो सीलन का इलाज करना जरूरी है ना। तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है पहले हमने। परफेक्ट। उसके लिए दवाइयां खानी जरूरी थोड़ी होती है जी। बहुत ज्यादा मोटे हैं तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। त्रिफला है उसमें, गुगुल खाना चाहिए, और इसी गार्सिनिया नाम की एक और हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करती है। दालचीनी है, दालचीनी हमें हमारा जो, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना चाहते हैं उसको समझ लीजिए। हमारा तो काम है कि काम होना चाहिए,
तो दालचीनी बहुत अच्छी है उसके लिए, हमारा जो अग्नि है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसको करेक्ट करती है। तो दालचीनी खाएं, उबाल के पानी में, उसमें शहद डाल के, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के नाश्ते के बाद लीजिए दालचीनी। तो मोटापे को भी कम करेगी, शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करेगी, पीसीओडी को भी ठीक करेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक करेगी। तो इस हर वो चीज को ठीक करेगी जो चिकनाई और फैट की वजह से हमारे शरीर में होती है। इसके अलावा चलना जरूरी है बहुत, अच्छा, एक्सरसाइज करना जरूरी है ना। लिफ्ट मत जाइए, सीढ़ियां चढ़िए, जितने माले चढ़ सकते हो उतने चढ़िए, जितना पैदल चल सकते हो उतने चलिए। अगर हम बैठे भी हैं तो अपने पैरों को हम हिलाते रह सकते हैं, पैरों को हिलाते रहिए। बीच बीच में अपने बॉडी के जो पार्ट्स हम हिला सकते हैं एटलीस्ट उनको तो हिलाना ही चाहिए ना, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। तो 1 घंटा एक्सरसाइज करके आगे और पूरा दिन पड़े रहे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं कि लगातार आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए एक जगह पे। जी बिल्कुल, तुरंत उठना चाहिए। अब तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बहुत सारी कंपनीज ने, वो अपने एम्प्लॉयज को ब्रेक देती है, अच्छा, इनकरेज करते हैं। तो कुछ भी करिए, डांस करिए, आप कूदिए, भागिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी की एनर्जी को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना तो हम इतना हैवी खाने लग गए, जो लोग पहले खाते थे, अगर हम उनका डाइट देखें तो कितना सिंपल डाइट रहता था। अब हम लोग जो खाते हैं वो बहुत हैवी डाइट है, लेकिन हिलते हम है नहीं। पहले के लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, भारी काम करते थे, शारीरिक मेहनत करते थे। हम लोगों को तो शरीर तो चलता ही नहीं है। लेडीज तो घर में बल्कि कहते हैं गेहूं पीसती थी, आटा बनाती थी। जी हाँ, तो कितनी एक्टिव रहती थी पुराने जमाने में हमारे घर की लेडीज। बिल्कुल, तो ये जरूरी चीजें हैं। इसी से मोटापे को अगर कम करना है तो कुछ, अगर बहुत ज्यादा मोटापा है तो कुछ हर्ब्स की हमें हेल्प लेनी है। वो हर्ब्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही करने में, हमारे हार्मोनल सिस्टम को सही करने में हमारी हेल्प करेंगे, है ना। और लेकिन बिना सोचे समझे अपने आप से नहीं खाना है, डॉक्टर से कंसल्टेंसी करके खाइए, ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, उससे अपनी बॉडी का टाइप समझिए, हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है वो समझिए, उसके हिसाब से हमें क्या चीज नहीं खाना है, क्या चीज खाना है ये समझिए। हर चीज सुनी सुनाई बात नहीं होती, माने कि लोगों ने कह दिया जी घी अच्छा नहीं है, लोगों ने कह दिया दूध अच्छा नहीं है, किसी ने कह दिया अच्छा है, किसी ने कह दिया नहीं अच्छा है, तो फिर कंफ्यूज होगी किसकी सुने किसकी ना सुने। तो वो कीजिए जो ट्रेडिशनली हमारे देश में होता था, लेकिन उसके हिसाब से हमें जीवन शैली भी अपनी चेंज करनी है। तो डॉक्टर अभी अपने बात की दवाइयों की, तो एक तो हमें जो एलोपैथी के मेडिकल स्टोर तो मिल जाते हैं, ये हमें आयुर्वेदिक दवाइयां आसानी से नहीं मिलती। तो कैसे हमें स्टोर्स को ढूंढें जहां पे आयुर्वेदिक दवाइयां मिल जाएं, और दूसरा हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हम दवाई ले रहे हैं वो जेन्युइन है, असली है। अगर आप पहली बात जो स्टोर्स की आपने बात करी जी, तो स्टोर्स में ऐसे है कि ऑनलाइन आजकल सब कुछ, ऑनलाइन ने सब कुछ करीब कर दिया। हाँ, ये तो हर चीज पास हो गई है जी। अगर आपको कोई दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने आपको लिखी है, पहली बात तो वो खुद ही बता देते हैं, नहीं है तो आप जो घर पे बन सकता है वो घर पे बनाइए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे त्रिफला है जी, जैसे त्रिफला है तो त्रिफले में बताया जाता है कि बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी गुठली बड़ी उसका गुदा कम निकलेगा, उसकी पल्प कम निकलेगी। तो हरड़ भेड़ा और जो आंवला है, हरड़ भेड़ा आंवला, तो इसमें जो रेशो है वो अगर हम लोग फल ले रहे हैं ऐसे तो उसकी बराबर नहीं है। जिसकी गुठली ज्यादा है वो 4 गुना लेना है, इस तरह से करके। लेकिन अगर आप सूखे हुए ले रहे हैं तो आप इनको बराबर बराबर मात्रा में लेके खुद घर पे इसको साफ कीजिए और इसको पीस के अपना त्रिफला बना के रखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप घर पे बना के रख सकते हैं, जैसे कि पाचन के लिए ये हिंग अष्टक चूर्ण आता है, तो उसमें 8 तरह की चीजें हैं, उसका इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए, वो खुद उसमें मिक्स कर लीजिए। आप बातें, हम मेहनत नहीं करना चाहते हमें हर चीज रेडीमेड चाहिए। गोली दे दो खा लो, ज्ञान मत दो, ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं कि गोली खाना आसान लगता है, लेकिन वो गोली अंदर जाके कर क्या रही है वो तो नहीं पता हमें, वो पता नहीं है कि क्या कर रही है। एक पैरासिटामोल की गोली बच्चों को और हमारे भी लीवर को डैमेज कर सकती है, एक गोली भी किडनीज को खराब कर सकती है। ओह माय गॉड। एक केस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक बच्ची का। वो छोटी सी बच्ची हमारे पास आई हॉस्पिटल में, तो उस बच्ची को कीटोन आ रहे थे, यूरिन में कीटोन बॉडीज आ रहे थे जी। तो उसको बोला गया कि तुमको ये डायबिटीज है, या इस तरह से करके उसको लेबल कर दिया कि इसके पैंक्रियास खराब है, इसके कीटोन बॉडीज जो है रिलीज हो रहे हैं। जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो बच्ची बीमार हुई थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसको एक एंटीबायोटिक दिया गया
और उसकी वजह से उसके यूरिन में कीटोन बॉडीज आने शुरू हो गए। लेकिन जब वो हमारे पास रही तो उसको हमने सारा कुछ उसका बंद कर दिया, उसको हमने ऑब्जर्व किया तो वो बिल्कुल सही थी। हमने कहा कि ये सही है, घर चले जाइए। 2 साल के बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे दोबारा से उनके पेरेंट्स का फोन आया और उन्होंने बोला कि इसको पेट में दर्द हो रहा है, इसको बुखार हुआ था और फिर से इसके कीटोन बॉडीज आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा क्या किया था? बोले उसी डॉक्टर के पास वापस गए थे, उन्होंने फिर से वही वाली एंटीबायोटिक दे दी और फिर से उसको वो आने लगे। अब हम क्या दवाई दें, ये मुझसे उन्होंने पूछा। मैंने कहा उसको दवाई देने की नहीं, उसको दवाई बंद करने की जरूरत है जी। जिस वजह से उसको वो दिक्कत हो रही है उसको हटाना चाहिए, ना कि उसको और दवाइयां खिलाते रहना चाहिए। तो पेंट करना बंद कीजिए, सीलन को ढूंढिए कहां से है, उसका इलाज करना शुरू करना चाहिए। परफेक्ट। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन और था कि हम ये पहचाने कैसे दवाइयां जो हमने ऑनलाइन मंगाई हैं या ऑफलाइन मंगाई हैं वो असली दवाइयां हैं या नहीं, कोई तरीका है? एलोपैथी में आप दवाई जब खरीदने जाते हैं तो आपने क्या आज तक कभी किसी से ये पूछा असली नकली क्या है? हाँ, बात तो सही कि नहीं पूछा हमने, कोई नहीं पूछता है। हाँ, ये समझा जाता है कि जो जितना महंगा है वो उतना अच्छा है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा भी माना जाता है। जेनेरिक दवाइयों को ये घटिया क्वालिटी की है ऐसा माना जाता है, उसकी क्वालिटी की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है ऐसा माना जाता है। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया तो यही देख लो कि कौन सी दवाई ज्यादा महंगी है आयुर्वेद की, अच्छा वो उसको समझ लो कि अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं, जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अब तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं और बहुत मॉनिटरिंग की जाती है, उनके ऊपर चेक है बहुत। जो दवाइयां बनाने में बहुत समय लगता है बनाने में। कुछ चीजें हैं जो हम चेक कर सकते हैं, जैसे शिलाजीत है, जैसे च्यवनप्राश है जी। इस तरह की चीजों को हम चेक कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी अपने घर पर भी। तो लेकिन जो टैबलेट्स और वो बन गई उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे? उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा है कि उसको खाइए मत, वो चीजें कीजिए जो हमको पता है हम घर पे ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए, अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो क्या हम कर सकते हैं, इसके क्या उपाय है? लीवर अगर फैटी है जी तो अपनी डाइट को ठीक करना है, अपनी रूटीन को ठीक करना है। पेट का जो फैट है वो बीमारियों का घर है। पेट के फैट को हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, अगर पेट में फैट बढ़ रहा है तो समझ लीजिए बीमारी आ रही है। ठीक है, उसके लिए जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको तुरंत अल्कोहल बंद करना चाहिए। बियर बैली आजकल एक कॉमन चीज बन गई है, इवन की यंगस्टर्स में भी, क्योंकि बियर पीते हैं तो वो पेट उनका ऐसे बढ़ जाता है और वो पेट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपका लीवर अंदर खराब हो रहा है, इसका मतलब आपकी किडनी रिस्क पे है, इसका मतलब आपके पैंक्रियास रिस्क पर है, हर चीज पे फैट जमना शुरू हो गया है। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि अगर लीवर खराब हो गया है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप इसमें भूमि आंवला ले लीजिए, मकोए है वो लीजिए, कासनी है वो लीजिए। ठीक है, इस तरह के जो हर्ब्स है, पुनर्नवा है, इस तरह की जो हर्ब्स हैं इनको लेना है हमने, इनका हम काढ़ा बना के पी सकते हैं। मकोई और भूमि आंवला का हम लोग पत्तों का रस निकाल के सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, जिनको लीवर की दिक्कत है। किसी भी तरह की लीवर की दिक्कत में हम इनको ले सकते हैं। दवाइयां खाने से पहले हमें पूछना है, इस तरह जो हम घर पे अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम अपने आप भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक आम समस्या है बीपी की और डायबिटीज की, हम अक्सर देखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर ऑलरेडी हो गई हैं तो कैसे इनका उपचार किया जाए? जहां तक शुगर की बात है, डायबिटीज की बात है, तो सबसे पहले तो अपना रूटीन ठीक करना है हमने, उठने और सोने का जी। तो सुबह आप जल्दी से जल्दी उठें, उठ के थोड़ा व्यायाम करें, कसरत करें, उसके बाद अपना जो खाने का जो रूटीन है उसको अपने दिन में 2 बार खाना है। 10 बजे से खाना शुरू करना है और 6 बजे अपना लास्ट मील ले लेना है। तो 10 से 6 की एक विंडो रखिए खाने की, उसके आगे पीछे नहीं खाना है कुछ भी। अच्छा, ठीक है। खास करके पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है उस समय। कच्चा फिर भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा जो है हंगर पैंग्स हो रहे हैं। तो बहुत कच्चे में क्या डॉक्टर? कच्चे में हम लोग सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, हम लोग स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और हरे पत्तों का जूस लीजिए। हरे पत्ते जो रहते हैं वो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसमें आप जो अजवाइन के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते के पत्ते, पीपल के पत्ते, अमरूद के पत्ते, एलोवेरा, पालक के पत्ते, किसी भी तरह के पत्ते, आप इसको सलाद के तौर पे खा लीजिए, आप इसका जूस निकाल के पी लीजिए। दोनों तरह से ये हमें हेल्प करेगा। इसके अलावा जो दालचीनी है वो अपनी डाइट में ऐड करनी है। हर चीज जो भी हम खाते हैं उसके ऊपर एक चुटकी दालचीनी डाल के खाने से आपकी जो डायबिटीज है उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि दालचीनी बढ़ी हुई शुगर को भी ठीक करती है और कम हुई भी, यानी हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में ये हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा गुड़मार है,
विजय सार है, इस तरह की जो मेथी है आपके पास घर पे, तो इन सारी चीजों को आप एक चौथा चम्मच ले लीजिए और उसको 2 कप पानी में उबालिए। 1 कप बच जाए तो उसको आप पीजिए सिप सिप करके। इससे से आपके जो डायबिटीज है वो ठीक हो जाएगी। चलना है पहली बात, मतलब एक्सरसाइज करना है। दूसरा, खाना केवल 10 और 6 के बीच में खाना है, इसके आगे पीछे नहीं खाना है, और बार बार नहीं खाना है, भूख लगने पर खाना है। अच्छा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाइए, पका हुआ कम खाइए। और ये जो काढ़ा मैंने बताया ये लीजिए, और फिर हमें बताना कि आपको कितना लाभ हुआ इससे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जिनको डायबिटीज है उनको हर 2 घंटे में खाना चाहिए, तो क्या ये ठीक बात है? देखिए, डायबिटीज होती क्या है? शुगर ब्लड में हाँ, ग्लूकोज ज्यादा है। हाँ, तो ग्लूकोज कहाँ से आता है? खाने से। जो हम खाते हैं उससे आता है। हाँ, तो पहले ग्लूकोज को बढ़ाते रहो, फिर उसको कम करते रहो, फिर उसको कम करने के लिए दवाइयां देते रहो या टीके लगाते रहो, या तो इंसुलिन देते हैं या मेटफॉर्मिन खाते हैं या कुछ इस तरह की चीजें खाते हैं ना। जी। तो वो काम ही क्यों करना? हमारे अभी जो जिसकी किताब की हम बात कर रहे थे, अष्टांग हृदय आचार्य वाग्भट की जी, उसका चिकित्सा स्थान जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 5 है, मैं बता दे रही हूँ, उसका लास्ट 16 श्लोक है। इसी तरह से सुश्रुत आचार्य सुश्रुत की किताब में भी लिखा हुआ है कि अगर गरीब व्यक्ति को शुगर हो गई, अब उसके पास ना पैसा है, वो कैसे ठीक करेगा? पहली बात तो गरीब लोगों को शुगर नहीं होती, क्योंकि ना तो वो ज्यादा खाएंगे, ना वो बैठे रह सकते हैं, चलेंगे, जितना मिलेगा उतना खाएंगे। अब उसमें लिखा है शास्त्रों में कि अगर गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति के मधुमेह की चिकित्सा क्या करना है, उसको बोलिए कि वो कुआं खोदे, वो तालाब को साफ करे, वो गाय की सेवा में लगे, उसको गौशाला में सेवा का काम दीजिए, उसको बोलिए एक गांव से दूसरे गांव चल के जाना है और मांग के खाना है। ये चिकित्सा बताइए, ट्रीटमेंट। अच्छा, तो समझिए इसमें क्या ठीक कर रहे हैं? लाइफस्टाइल, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्क करना है, कम से कम खाना है, सिंपल एज दैट। तो बेसिकली क्या करना है, वो कारण बंद करने हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ रहा है, और वो काम करने हैं जिससे एक्स्ट्रा स्टोर जो हमारी बॉडी में है उसको हम खाएं जी। तो उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है, आप गर्म पानी में बैठ के भी अपनी शुगर कम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके शुगर एकदम से स्पाइक आ गया तो आप पानी गर्म लीजिए 40 डिग्री के आसपास, उसमें आप बैठ जाए 1 घंटा, उसके बाद अपनी शुगर चेक कीजिए। नहीं है तो अपने पैरों को ही डुबो लीजिए घुटनों तक, तब उसके बाद आप चेक कीजिए। पैरों को चलाते रहे, बॉडी को चलाते रहे हमेशा। काढ़ा पीजिए जो मैंने बताया अभी, दालचीनी, विजयसार, गुड़मार, मेथी, ऐसी चीजों, अर्जुन की छाल डाल लीजिए इसमें आप। अच्छा, तो इन सब चीजों को लेके काढ़ा बनाइए और वो पीजिए। दिन में 2 बार भी ले सकते हैं आप 1-1 कप काढ़ा इसका। तो बीपी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बीपी बढ़ता है तो उसके कुछ कारण रहते हैं। पहली बात है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, एंजाइटी की वजह से बढ़ रहा है, गैस की वजह से बढ़ रहा है, कि गर्मी की वजह से बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा रहती है। लेकिन एकदम से ज्यादा बढ़ रहा है, तुरंत हमें कुछ करना है, तो आप वही गर्म पानी की बाल्टी में घुटनों तक पैर डुबो के बैठिए, थोड़ी देर अनुलोम विलोम कीजिए, नाड़ी शुद्धि कीजिए, और सिर पे ठंडे पानी का तौलिया रखिए। थोड़ी देर में बीपी नीचे आ जाता है। अच्छा जी हाँ। उसको क्योर करना होगी, आगे हो ही नहीं, तो उसके लिए चलना जरूरी है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल चलना जरूरी है। एक दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट, और 1 सप्ताह में कम से कम 5 दिन जो है ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और चलना बहुत जरूरी है। अच्छा जी हाँ। और अगर हम बात करें आंखों की रोशनी की, इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आंखों की आंवला खाइए जी, आंवला खाइए। आंवला बहुत अच्छा होता है। फिटकरी और त्रिफले के पानी से आंखों को साफ कीजिए। अच्छा। आंख में 2 बूंद घी डालिए, उसको 100 बार पलकों को झपकिए, देसी घी जी हाँ। अच्छा, उसको 100 बार झपकिए, और उसको बाद में त्रिफले वाले पानी से, त्रिफला का जो पानी है, त्रिफला उबालिए पानी में, यानी मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। अगर आपको 250 ml काढ़ा तैयार करना है तो आपने 1 लीटर पानी लेना है जी। ठीक है, 1 लीटर पानी लेके उसके हमने 1/16 कर लीजिए। ठीक है, उतना उसमें हमने सामग्री डालनी है, उसका काढ़ा बनाना है। उसको जैसे धीरे धीरे करके वो त्रिफला डनी डाल लीजिए, उसको पकाइए, और त्रिफले का पाउडर नहीं डालना। अच्छा, त्रिफला जो मोटा दरदरा कुटा हुआ होता है ना, साबुत को ले लीजिए, उसको कूट लीजिए, मोटा दरदरा कुटा उसका बनाना है, और उसको 3 बार कपड़े से छानना है। अच्छा। जो कपड़ा मलमल का पतला रहता है उसको फोल्ड करके 3-4 तह उसके लगाने हैं, और उसमें से उसको बार बार छानना है। फिर आप उसको स्टोर कर लीजिए अपने ड्रॉपर्स में डाल के फ्रिज में, वो आप आई ड्रॉप्स की तरह इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी। और अगर हम बात करें अपने मस्तिष्क की, अपने दिमाग की, इसको शांत करना है तो क्या उपाय है? भ्रामरी कीजिए।
भ्रामरी है कि सांस लेनी है पेट से पहली बात, और पेट भर के सांस लेना है, अंदर खींचिए, यहाँ रोक के रखिए, और थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ से कंठ से आवाज करते हुए, नाक से आवाज करते हुए इसको छोड़ना है। दिमाग को शांत करने से इससे अच्छा और तरीका नहीं, और इससे सस्ता और इससे क्विक तरीका भी नहीं है। बिल्कुल। और इसको करते हुए अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद कीजिए, ये जो छोटा सा फ्लैप है इसको अंदर पुश कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, अपनी आंखों को और ऐसे करके अपने फिंगर्स को रखिए, सीधा बैठिए, सांस भरिए, वहां रुकिए और धीरे धीरे करके सांस छोड़ते जाइए और अंदर से ओम की आवाज करते रहना है। 3 बार करने से आप अपने जो स्ट्रेस है वो आपका चला जाएगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप चीजों को और ज्यादा क्लियरली देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो ये भ्रामरी हमारा हार्मोन सिस्टम को भी ये करेक्ट करती है, तो इसलिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम में हम लोग अक्सर च्यवनप्राश खाते हैं, दूध के साथ खाते हैं, तो जरा इसके बारे में बताइए, क्या हमारा ये तरीका ठीक है दूध के साथ च्यवनप्राश खाना और सिर्फ सर्दियों में खाना? क्या हम इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं? सर्दियों में च्यवनप्राश जो है सबको खा लेना चाहिए, और इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट रहता है वो आंवले रहते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें हैं, तकरीबन 50 के आसपास इसमें जड़ी बूटियां रहती हैं। और ये फॉर्मुलेशन जो है केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए भी, हमारी फिजिकल इम्यूनिटी के लिए भी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, यहाँ तक कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। ठीक है, लेना किस चीज के साथ है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। तो उसमें जैसे दूध के साथ जैसे आपने बोला, तो सुबह सुबह इसको सबसे पहले ब्रेकफास्ट के समय में इसको लेना सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन दूध जो है, पहली बात तो यह है कोई देसी गाय का होना चाहिए। अच्छा। उस गाय की अगर हम खुद सेवा कर रहे हैं तभी हम उसका दूध पिए, ताकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी वो रहे, हम उसको पचा सके। और उस गाय को कोई टीके नहीं लगे होने चाहिए। अच्छा। कोई उसको जो चारा है वो इस तरह का नहीं खिलाना जिसमें कुछ हार्मोन मिलाए हुए हो या कोई केमिकल्स मिलाए हुए हो। उसको चरने दीजिए, उसको चलने दीजिए। तो चरने और चलने वाली हमारी अपनी देसी गाय, जिसकी सेवा करने के लिए हम भी चलते हैं, उसी का ही दूध पीना है। अच्छा। नहीं तो नहीं पीना है। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे बिना दूध के फिर आप पानी के साथ ले लीजिए। अब ऐसे चाट उसको, वो अबले है, उसको चाट के खाना होता है। चाट के खाना होता है। जी हाँ, ऐसे भी खा सकते हैं बिना पानी के, बिना दूध। जिनको कफ की समस्या रहती है वो उसको 12 महीने खा सकते हैं। 12 महीने। गर्मियों में कोई नुकसान नहीं करता है? गर्मियों में जो पित्त की प्रॉब्लम वाले लोग हैं वो नहीं खाएं, लेकिन जिनको कफ की समस्या रहती है उनको खा लेना चाहिए, उनको फायदा मिलेगा। उनको फायदा मिलेगा। अच्छा, और थोड़ा सा शिलाजीत के बारे में बताइए, ये कैसे हमें फायदा करता है? शिलाजीत जो है, इसको समझा जाता है कि ये केवल सेक्सुअल हेल्थ के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिलाजीत हर किसी के लिए अच्छा है, हर किसी के लिए जरूरी है शिलाजीत। अच्छा। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ये अलग हो सकता है कि कौन किसने किस चीज के साथ में लेना है। शिलाजीत काम करता है हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रियाज पे, और वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज जो है, जो सेल के अंदर हमारा पावर हाउस है जी, जो एनर्जी को बनाते हैं, ये उनकी ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अच्छा। ये उसकी सेल की जो बाहर की दीवार होती है उसकी हेल्थ को अच्छा करता है, ताकि टॉक्सिन्स अंदर ना आए, और जो अंदर है उनको पकड़ के बाहर निकालता है। तो सेल की सफाई भी करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। और हमारी जो एनर्जी की अंदर बन रही है, जो फैक्ट्री लगी हुई है, पावर हाउस है जो हमारा, उसकी हेल्थ का भी ये ध्यान करता है। तो इस तरह से शिलाजीत हमारे अंदर काम करता है। तो ये हमारे बॉडी में से जो चीजें नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर भी निकालता है, और दूसरी बात ये कि हमें स्ट्रेंथ भी देता है। दोनों काम करते हैं शिलाजीत। तो एक गेहूं के दाने के बराबर शिलाजीत सब लोग ले सकते हैं। अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप इसकी मात्रा काले चने के बराबर, सफेद चने के बराबर इस तरह से कर सकते हैं। 1/4 जो टीस्पून रहता है, छोटा चम्मच, उसके जो है ये ले सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा गर्मी पित्त रहती है, जिनका बीपी बढ़ता है, थोड़ा सा उनको सोच के लेना है इसको। और उसको लेकिन आप इसको नारियल पानी और घी के साथ ले सकते हैं अगर आपकी पित्त बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ती है, या आपकी बॉडी टाइप वैसी है। नहीं तो आप इसको दूध के साथ लीजिए। जिनको कफ है वो इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डोसेज जो है, पित्त वालों को बहुत कम लेनी है, जो कफ वाले हैं वो ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है उनको रोज लेना चाहिए, जिनको डायबिटीज न्यूरोपैथी है उनको रोज लेना चाहिए शिलाजीत। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो बाकी इसमें बीमारियों के हिसाब से कई तरह की जो चीजें वो मिला भी सकते हैं हम लोग। तो शिलाजीत को, लेकिन जरूरी ये है कि वो शुद्ध होना चाहिए।
तो उसको पहचानना कैसे है कि एक तो उसकी एक स्मेल रहती है, तो वो जो इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को पता रहता है। तो एक तो वो घोलने से पूरी तरह घुल जाए, पानी में घोला तो वो पूरी तरह घुल जाना चाहिए। अच्छा। तो ब्राउनिश सा पानी हो जाना चाहिए, चाहे दूध है किसी में भी घोला। और दूसरा ये कि अगर हम उसको जलाएंगे तो वो प्लास्टिक की तरह जैसे नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये शिलाजीत को चेक करने की पहचान है। इसको क्या घर में ही बनाया जा सकता है? देखिए, इसको शुद्ध करना होता है, इसको त्रिफले के पानी में उबालते हैं। अच्छा। और फिर इसको छोड़ देते हैं रात भर में। उसके ऊपर एक पतली लेयर आती है मलाई की जैसी, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके उसको हम लोग 7-8 दिन में पूरा, जब तक वो लेयर आनी बंद हो जाती है तब तक हम उसको इकट्ठा करते जाते हैं। तो वही शुद्ध शिलाजीत होता है। जी हाँ। और अक्सर हमारे घर में बच्चे होते हैं, तो हम बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनका माइंड भी बढ़िया हो, बढ़िया से पढ़ पाए? उनको स्वर्ण प्राशन कराइए। अच्छा। जो स्वर्ण प्राशन है उसमें ये मतलब स्वर्ण भस्म और इसमें बच्चा, रुद्राक्ष, शहद, इस तरह की चीजों को डाल के ये बनाया गया है। 2 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। इससे शारीरिक, मानसिक और हर तरह की जो है ब्यूटी, ग्रोथ, स्ट्रेंथ के ऊपर ये काम करता है। तो इसकी जो स्वर्ण प्राशन की जो रहते हैं ना, एक स्पेसिफिक दिन रहता है मंथ में जी, उस दिन देना चाहिए और लगातार इसको हर महीने देना चाहिए। अच्छा। तो बच्चे ना तो बीमार पड़ेंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, फिजिकली भी एक्टिव होंगे, सुंदर भी बनेंगे। अच्छा जी। और एक डॉक्टर साहब, बहुत प्रॉब्लम होती है खासकर मेरे साथ। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं सैटरडे संडे को, सुबह चले जाते हैं खेलने, तो कई बार क्या होता है बॉल लग जाती है, उंगली टेढ़ी हो जाती है, दर्द होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसके लिए घरेलू उपचार क्या है आयुर्वेद में? अगर उसमें स्वेलिंग आ गई है तो सबसे पहले उसको बर्फ में डालिए, ठीक है, और ताकि जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाए और ब्लीडिंग होनी बंद हो जाए अंदर। बाकी उसके लिए उसके ऊपर जो कैस्टर ऑयल रहता है, एरंडी का तेल रहता है, उसका कॉटन में भिगो के वो रखिए। नहीं तो एक मूरीविन्ना नाम का ऑयल आता है आयुर्वेद में, मूरीविन्ना, उसको गर्म करना है और उसमें कॉटन भिगो के कॉटन का पैक रखना है जो भी नई चोट लगी है उसके ऊपर, ठीक है। तो टेढ़ी होगी तो उसका मतलब जोड़ हिल गया, उसको तो ठीक ही करना पड़ेगा, उसको तो फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो खलियां पड़ गई हैं तब भी गर्म पानी में पैर डालिए और शिलाजीत खाइए सब लोग। शिलाजीत खाने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव होती है और हमारी बॉडी को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो वो रिपेयर बहुत जल्दी जल्दी करती है हमारी बॉडी। और ये हमें अंतर बताइए जरा सा, मैं काफी कंफ्यूज होता हूँ कि कई बार चोट लगने पे ये बोला जाता है कि आप बर्फ से सिकाई कीजिए, कई बार ये बोला जाता है गर्म चीज से सिकाई कीजिए, तो ये कब करते हैं? दोनों अंतर के समझाइए हमें ये। देखिए, अगर तो अंदर ब्लीडिंग हो गई है तब तो ठंडा करना चाहिए। मतलब अंदर ब्लीडिंग पहले कुछ घंटे ठंडा करते हैं, 24 घंटे, उसके बाद गर्म करते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो ठंडा करते हैं तब भी उसका भी थोड़ी देर के बाद में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता ही है। अच्छा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पे लगातार न्यूट्रिशन आती है, फूड आता है, ऑक्सीजन आती है, तो जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा उस जगह का जो रिपेयर है वो जल्दी जल्दी होगा। तो अगर गुम चोट लग गई है तो उसमें हम लोग नमक की पोटली का सेक बोलते हैं करने के लिए, रेत की पोटली का सेक बोलते हैं जिसको बालू बोलते हैं। तो बालू का स्वेद करना है, रेत नमक का जो है सिकाई करना है। तो ये चीजें जहां खास करके जहां स्टिफनेस है वहां गर्म सेक करना है। जहां स्वेलिंग है ज्यादा और वहां पे हमने ठंडा सेक करना है। ठंडा मतलब उसमें फर्मेंटेशन करना है। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करने में बहुत मजा आ रहा है। हमें लगता है दर्शन यूं ही चलता रहे, ये पॉडकास्ट यूं ही चलता रहे, लेकिन हर चीज का अंत होता है, तो शायद हमारे पॉडकास्ट का भी अंत होने की तरफ है। तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को जरूर इससे फायदा होगा। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को 2 ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगी जिसको अपना के वो अपना जीवन बहुत ही सुंदर कर सकते हैं? पहली एडवाइस कि आप सीजन्स के हिसाब से जीना सीखिए। हमारे सीजन्स जो है, और दूसरी हिसाब जो अपने लोकल ट्रेडिशंस है, हमारे अपने स्टेट के जो ट्रेडिशंस है उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल कर लीजिए। ये 2 चीजें अगर हमने कर ली तो 80-90% बीमारियों से हम बच जाएंगे। एक चीज मैं और बोनस हाथ में बोल देती हूँ, वो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लिस्ट बनाइए, तो आपको पता चलेगा कितने केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। एक एक करके उनको निकालिए शरीर में से और
और उनकी जगह पर जैसे कि बर्तन है, जैसे कि पैकेट वाली चीजें हैं, जैसे कि केमिकल्स वाली चीजें हैं, इनको जैसे कुछ भी हम क्रीमें लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बहुत सारी तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनको एक एक करके रिप्लेस करना शुरू कीजिए नेचुरल तरीकों के साथ। तो आप कैंसर से भी बच सकते हैं और जो लाइफस्टाइल और अपना खाना ठीक करके आप हर तरह की बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरी क्या चीज बताना चाहेंगी, एक और मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को। दूसरी यही है कि अपनी जो सोने की रूटीन है उसको ठीक रखिए और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सोचे समझे दवाइयां मुंह में नहीं डालनी, कुछ भी नहीं। गोलियां पे गोलियां हम खाते रहते हैं, वो बिना सोचे समझे जो हम गोलियां खाते हैं वो अंदर जाके हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। तो इसलिए बिना सोचे समझे गोली नहीं खानी है। इधर दर्द हुई उधर गोली खा ली, इधर छींक आई उधर गोली खाई, एक उल्टी आई गोली खा ली, एक पतला मोशन आएगा गोली खा ली, जरा सा बुखार आएगा गोली खाई। ये सब बंद करना है हमने। नेचुरल तरीकों को पहचानिए, अपने किचन में जाइए, हर मसाले को समझिए, कौन सा मसाला किस चीज के लिए काम आता है उसको याद रखिए और उनको अपने जो डेली मर्रा की जो चीजें हैं इसको ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। तो अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो आप ये करें, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, सही समय पे सोइए, सही समय पे जागिए, वॉक करने जाइए। हर चीज आपकी टाइम पे अगर होगी तो शायद आपको बीमारियां ही नहीं होंगी। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपको आगे भी बुलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डॉक्टर साहब के साथ हम मिलके उन क्वेश्चन का आंसर जरूर लेके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार।